हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अकाउंट्स वाले यूट्यूब चैनल पे। और सफलता टेस्ट सीरीज का हम लोग डे 4 का डिस्कशन आज करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो टेस्ट में आप टेस्ट दिए थे उसमें जो आप सॉल्व किए हैं क्वेश्चन को, उस इस डिस्कशन वीडियो के थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि आपका आंसर जो था वो सही था या नहीं, या क्या सोच के आप उसको टिक किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा माइक्रो का पहला क्वेश्चन है। क्या करा कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, करा कि हमारे इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो क्या है। हमारे इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम जो है आपको बताए थे सेंट्रल कौन सा रेट सेंट्रल प्रॉब्लम जो है हमारे इकोनॉमी का तीन था। कौन कौन सा? पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस है इसमें। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस भी है। और तीसरा जो था वो था फॉर होम टू प्रोड्यूस, यही ना? क्या था? फॉर होम टू प्रोड्यूस। कह रहा है कि प्रोडक्शन किसके लिए करें, इसी को कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसी को नाम बदल के कहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन जो है वो किन लोगों के लिए किया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। और देखिए ये चीज़ क्या कर रहा है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स, कर रहा है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका बंटवारा, उसको कैसे लोगों के बीच, किस लोगों के बीच बांटा जाएगा। तो देखिए तो इनडायरेक्टली तो वही कह रहा है ना। हम यहाँ बोले फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ किसके लिए गुड्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा या किसके बीच गुड्स को बांटा जाएगा। तो मतलब तो वही हुआ। तो इसी का सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दिया है कि उसको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स की जो है, अगर गुड्स प्रोड्यूस किया गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसी को हम लोग फॉर होम टू प्रोड्यूस भी कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हो गया। कौन कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीनों ऑप्शन। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप जो है वो किस टाइप का होता है। आप पीपीसी का शेप जो है वो इस प्रकार से 3 शेप पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं कॉनकेव, दूसरा पढ़े हैं कॉन्वेक्स, और तीसरा आप पढ़े हैं इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, यही पढ़े हैं आप। तो देखिए तो ये जो है हर कर्व, ये देखिए ऊपर से नीचे गिरता हुआ और बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए ये बाएं से शुरू हुआ, ये दाएं की ओर जा रहा है। ये भी देखिए ये इधर से शुरू हुआ, यहाँ से बाएं से शुरू हुआ, ये देखिए दाएं की ओर से जा रहा है। और ये भी देखिए बाएं से शुरू होकर ये दाएं की ओर जा रहा है। इसको बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, ऊपर से नीचे गिरता हुआ और बाएं से दाएं की ओर जाता हुआ। इसका नाम देते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोप का है, इसको बोलते हैं ये डाउनवर्ड स्लोप का है, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। देखिए इसमें आपको डाउनवर्ड स्लोप तो नहीं लिखा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट लिखा। देखिए पहला ऑप्शन दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तीसरा दिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। करा ये जो है आपका ऊपर से नीचे गिरता हुआ और बाएं से दाएं की ओर जाता हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके बुक में कभी कभी जो आपका पब्लिकेशन एसबीपीटी पब्लिकेशंस का बुक है उसमें कभी कभी टॉप टू बॉटम आंसर देता है, तो वो गलत आंसर है। ये जो है आंसर इसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होगा, क्योंकि ये बाएं से दाएं की ओर, हर बार बाएं से दाएं की ओर ये गिरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो ऑप्शन हो गया कौन सा इसका? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, कह रहा है कि अगर आपको पीपीसी का ओरिजिनल शेप पूछा जाए तो पीपीसी का जो ओरिजिनल शेप होता है ये कॉनकेव होता है। और कॉनकेव क्यों होता है? कहता है क्योंकि एमओसी जो है वो क्या होता है? राइज करता है। तो देखिए तो पीपीसी का ओरिजिनल शेप आपको पहला ऑप्शन है कॉनकेव टू द एक्सिस, ये बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्वेक्स ये गलत है, क्योंकि आपको पूछा ओरिजिनल शेप, जब पूछे तो आप कॉनकेव भी बताइएगा। पैरेलल गलत है, ये वर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पीपीसी का शेप जो है वो कॉनकेव टू द ऑरिजिन या कॉनकेव टू द एक्सिस ही होता है। अगर आपको पूछा जाए कि एमओसी फॉल करेगा तब क्या होगा, तब आपको बताना है कि एमओसी फॉल करेगा तो ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, एमओसी आपका जो है कांस्टेंट रहे तो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो ओरिजिनल शेप जो होता है पीपीसी का वो कॉनकेव टू द एक्सिस ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है मेंशन द नेम ऑफ कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
कर आपको जानते हैं ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, और उसी रिसोर्सेज के सहारे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई या अपने वांट्स को डिजायर को सेटिस्फाई करते हैं, और उसी गुड्स के सहारे उसी रिसोर्स के सहारे हम अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी करते हैं। और जो प्रोडक्शन करते हैं आप उसको आप पीपीसी के थ्रू उसी कर्व का नाम देते हैं हम लोग, ये पीपीसी है जिसका नाम फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये नहीं जानते हैं? तो कहता है कि जो आपके इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताता हो, स्कैरसिटी के प्रॉब्लम को बताता हो, आप यही ना करते हैं इस पीपीसी में कि एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम करना पड़ता है, इधर एक घटाए एक बढ़ाए, एक घटाए एक बढ़ाए। कहता है ये इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसी की वजह से हम एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का हमको घटाना पड़ जा रहा है। ये आपको कौन सा कर्व दिखाता है? इसका नाम देते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन कर्व नहीं होगा, डिमांड कर्व भी नहीं, इंडिफरेंस कर्व भी नहीं, ये कौन सा हो जाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप पढ़े हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कहता है कि जो लॉस और गेन के रेशियो को बताता हो, और लॉस को हमेशा हमेशा वाई पे रखते हैं और एक्स को जो है हम लोग यहाँ पे गेन के लिए रखते हैं, गेन को एक्स एक्सिस पे और लॉस को वाई एक्सिस पे। तो देखिए तो ये ऑप्शन है आपके पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब मैक्रो का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, चलिए एमए का मैक्रो का करा है। मैक्रो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? करा है कि फाइनेंशियल हेल्प टू ए विक्टिम। करा है कोई जो है विक्टिम है का मतलब ये है कि कोई पीड़ित है और उस पीड़ित को जब आप फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, मौद्रिक सहायता या मनी के रूप में आप फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप दिए पैसा, मान लेते हैं किसी को 10 रुपये आप दिए, तो आप दिए तो आपके लिए ये हो गया फैक्टर पेमेंट। कहता है आप तो किए और ये सॉरी फैक्टर नहीं ट्रांसफर, क्योंकि आप दे रहे हैं फैक्टर पेमेंट का मतलब कहता है ये आप ट्रांसफर किए, ट्रांसफर पेमेंट, और जिसको मिला उसके लिए हो गया ये ट्रांसफर इनकम। कहता है ये तो आप विक्टिम को हेल्प किए हैं तो ये तो उसके लिए कमाया गया इनकम नहीं है ना, तो आप जिसको दिए उसके लिए हो गया ये ट्रांसफर इनकम, और जिसके द्वारा दिया गया उसके लिए हो गया ये ट्रांसफर पेमेंट। तो देखिए तो ऑप्शन में बोला, कहता फैक्टर इनकम दिया ऑप्शन में आपका, देखिए ट्रांसफर पेमेंट तो पहला ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जिसको मिला ये विक्टिम को मिला है और जिसके द्वारा दिया गया है जो पीड़ित को देता है उसके लिए वो ट्रांसफर पेमेंट। याद रखिएगा ट्रांसफर पेमेंट कहे या कभी कभी इसको ट्रांसफर, जिसको मिला उसको कभी कोई इनकम भी कह दे तो दोनों एक ही बात है, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट का ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा वाला फैक्टर इनकम, कहता फैक्टर इनकम कहाँ से होगा? फैक्टर इनकम तो उस प्रकार का इनकम है जो कि कमाया गया इनकम है, इसको फ्री में ये मिला है, कोई मदद कर दिया है। तो ट्रांसफर इनकम का तो फैक्टर इनकम का तो सवाल ही नहीं है, ये ट्रांसफर इनकम है क्योंकि एक तरफा इनकम है, किसी के द्वारा किसी को मदद किया गया। दूसरा वाला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एनएफआई नहीं होगा क्योंकि एनएफआई फीफा और फिटा का डिफरेंस होता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो क्या होगा ये ट्रांसफर पेमेंट, या फिर उसके बदले ट्रांसफर इनकम वर्ड को भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, फैक्टर इनकम नहीं ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कहता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो डोमेस्टिक का मतलब आप जानते हैं ना कि आपको बताए हैं फॉर्मूले में कि आपको नेशनल से आप जब एनएफआईए को घटा दीजिए तो उसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए। देखिए तो ऑप्शन पढ़िए, पहला बोला नेशनल प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, गलत है, क्योंकि डोमेस्टिक बनाने के लिए जब आप नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा, और आप डोमेस्टिक बनाते हैं तो एनएफआईए को माइनस करना होता है। ठीक है, और ये प्लस किया तो ये गलत हो गया। दूसरा बोला नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए, तो नेशनल प्रोडक्ट में से एनएफआईए को घटा दें, तो बिल्कुल आपको नेशनल से डोमेस्टिक बनाना हो तो एनएफआईए को आपको घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड तो होगा नहीं, ये दोनों गलत ही हो गया। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है नेशनल इनकम रेफर्स टू, कहता है नेशनल इनकम जो है क्या बताता है? नेशनल इनकम का मतलब क्या है? आप देखिए यहाँ तो कहता है नेशनल इनकम में क्या फैक्टर इनकम आता है? तो बिल्कुल आता है, आपको बताएं हम नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को लेते हैं, फैक्टर इनकम को, हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, ये जानते हैं आप। तो कहा फैक्टर इनकम मिल ली, बिल्कुल फैक्टर इनकम बोली, ट्रांसफर इनकम नहीं। कहता है इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, बिल्कुल हमारे देश में जो नॉर्मल रेसिडेंट है, क्योंकि आप जानते हैं फीफा माइनस फीटा करते हैं
तो हमारे देश में जो लोग अपना रेसिडेंट है वही लोग कमा रहे हैं, हम लोग उसको कहते हैं ये हमारे देश के। आप नेशनल इनकम डेफिनेशन भी पढ़े होंगे। नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम या सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम बाय द रेसिडेंट in the country, या नेशनल इनकम रेफर्स टू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट इन द कंट्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। कहता है सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम, कहता है डोमेस्टिक इनकम, इसमें NFIA जोड़ दीजिए, NFIA जोड़िए, तो NFIA जोड़िएगा तो ये नेशनल इनकम बन जाएगा ना, नेशनल इनकम। तो ये भी हो गया। तो तीनों ऑप्शन सही है ना, तो कौन सा हो गया इसका, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता हु वन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, कहता है इसमें से कौन सा डेप्रिसिएशन किसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो आपको बताए हैं तो ग्रॉस इक्वल टू होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो जुड़ा हुआ होता है, तो ग्रॉस का मतलब जी वाला जो होगा वही इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा होगा। और अगर हम नेट बनाते हैं तो नेट बनाने के लिए हम ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो नेट वाले में डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ा होगा। और आपको पूछा किसमें इंक्लूड है का मतलब जुड़ा हुआ है, तो जिसमें ग्रॉस होगा, ये देखिए जी का मतलब ग्रॉस, कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो बिल्कुल जी वाले में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। बी देखिएगा नेट में डेप्रिसिएशन घटा हुआ होता है। तीसरा फिर से हो गया नेट, तो इसमें घटा हुआ होता है, हटा देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर एस्टिमेटेड एज, तो NIT का आपको फॉर्मूला बताया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये तो गलत हो गया, सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी गलत हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी घटाते हैं तो हमारा क्या जाता है NIT। अब बोथ ए एंड सी देख, बी एंड सी देख के यहाँ मत मार दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका कौन सा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट का डिस्कशन। ठीक है, और अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए। अगले टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।